राधे राधे बच्चों। बेटा हम अभी केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, जो आपने पूछा था, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे, पहली बात। ठीक। दूसरी बात, हमारे पास 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एक ये समझेंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये समझेंगे। तीसरा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये समझेंगे। चौथा, ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो पहले तो आप ये समझिए, हमारे पास जो वेपर प्रेशर है वो दो है, पी नॉट ए और पी ए। ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। और एक है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। चलिए, तो पी नॉट ए माइनस पी, ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और डिवाइडेड बाय पी ए, ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू, ये किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे, या यहां पर आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसको हम यहां देखते हैं। देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमारी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के बारे में बता दिया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में बता दिया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में बता दिया। ठीक है। और ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे। अब क्वेश्चन आ जाए कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, ये बात तो समझ आ गई। अगर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अगर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो आप कैसे बताओगे? तो आप कहोगे पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नॉट ए इक्वल है काई बी के, और काई बी इक्वल है एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन ए के। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है आपकी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, इसलिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। तो दूसरा काम क्या है इसका? मॉलिक्यूलर मास निकालना। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट और इनवर्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। याद रखना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट हमेशा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से इनवर्स रिलेशन रखता है। ये आ गया आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला। ठीक है। इसको समझना है तो आप इधर आ जाइए। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हमने ये फॉर्मूला लिया दोबारा आपका। ठीक है। इनमें नंबर ऑफ मोल्स को खोला, फिर बोला सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करोगे तो हमारे पास लगभग सॉल्वेंट के ही नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। आ गया ये। अब सिर्फ इसको रखो, इसको उठा के उधर ले जाओ, बाकी सारी चीजें उठा के इधर ले आओ। तो आपके पास मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, ये अभी निकाला था जो। ठीक। तो ये पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी हो गई, इस पे ध्यान दो। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप ले लो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन का मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अब अगर मैं आपको कहूं ये डेल्टा टीबी है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? मोलैलिटी पे। ये डिपेंड करेगा मोलैलिटी पे। और डेल्टा टीबी का फॉर्मूला बन जाएगा
Kb मोलैलिटी। एक बात, डेल्टा Tb है आपका Tb माइनस T0b इज इक्वल्स टू Kb, मोलैलिटी होते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। अब जरा ध्यान दो, क्या फिर से ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई? हाँ, तो डेल्टा Tb भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और फिर आएगा मॉलिक्यूलर मास का एक्सप्रेशन। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू WB अपॉन में WA, Kb अपॉन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फिर से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मॉलिक्यूलर मास के साथ इनवर्स रिलेशन है। इस फॉर्मूले को समझो, और जो ये फॉर्मूला है बिल्कुल सेम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए चलेगा। डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF मोलैलिटी। दिखाई दे रहा ना? हाँ, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू WB अपॉन में WA, KF अपॉन में डेल्टा TF इंटू में 10 की पावर 3। ध्यान रखना, इसका जो डेल्टा TF है वो TF नॉट माइनस TF है, और वो था TB नॉट माइनस TB माइनस TB नॉट। ये उल्टे हैं, इन दोनों को चेक कर लो जल्दी से, ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर पे आ रहे हैं हम। एक इक्वेशन थी आपकी PV इक्वल टू nRT, वहां से हम ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लेंगे। P इज इक्वल्स टू N अपॉन V RT, ये आपकी कंसंट्रेशन है। और अगर इस कंसंट्रेशन को मैं मोलैलिटी बना देता हूं तो यहां पर ये पाई बन जाता है, ठीक। तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू मोलैलिटी RT, ठीक। एक बात, अब मोलैलिटी आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होती है, तो फिर से आपका जो पाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो प्रूफ हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो चार बातें ये हो गई। अब इस पाई को भी लगे हाथ खोल लो। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम, क्योंकि यहां पर मोलैरिटी थी इसलिए वॉल्यूम आया, RT अपॉन में पाई। ये चौथा फॉर्मूला हो गया। अब आपके सामने चार फॉर्मूले हैं बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के। एक, ये रहा उसका मॉलिक्यूलर मास। दो, ये रहा उसका मॉलिक्यूलर मास। तीन, ये रहा उसका मॉलिक्यूलर मास। चार, और ये रहा उसका मॉलिक्यूलर मास। अब क्वेश्चन आता है चारों में से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अच्छी है? तो हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि ये चेंज नहीं होती रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। दूसरा, इसकी जो वैल्यू आती है वो डिटरमाइन करने पर आसान रहती है, क्योंकि इसकी वैल्यू काफी बड़ी होती है। उनकी जो वैल्यू निकलती है प्रैक्टिकली वो बहुत बहुत छोटी होती है, इसलिए उनको प्रैक्टिकली जब हम मेजर करते हैं तो बहुत दिक्कत आती है। आगे चलते हैं। अब ये सारी बातें हम एक बार यहां देख लेते हैं। ये भी हमने कंप्लीट की थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, पहले तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब समझ लेते हैं हम यहाँ पर। जब कोई चीज बॉइल करती है तो उसकी वेपर्स बनती है। अगर वो वेपर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, अगर वो वेपर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्यूट डाल दूं, तो वो सॉल्यूट एक तो जो सरफेस है उस पर कुछ जगह कम कर देगा सॉल्वेंट की, एक बात। दूसरी बात, वो सॉल्यूट एक बॉन्ड बना लेगा सॉल्वेंट के साथ और उसको इवेपोरेट नहीं होने देगा। तो जब मैं प्योर सॉल्वेंट को सॉल्यूशन बनाता हूं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। वेपर प्रेशर कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब मुझे और ज्यादा उबालना पड़ेगा और फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है। इसके लिए हमने एक ग्राफ बनाया है, इसको समझो आप। ये टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर का ग्राफ है। इसको मैं यहां बना के दिखा देता हूं। बॉइलिंग पॉइंट के लिए टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर का ग्राफ देखो। वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर एक ग्राफ है। क्या कहता है वो ग्राफ? ये है एक
प्योर सॉल्वेंट का कर्व और ये है सॉल्यूशन का कर्व। तो हमने देखा जो प्योर सॉल्वेंट का कर्व है उसका वेपर प्रेशर कितना आता है, 1 एटमॉस्फेयर। तो आपका जो टेम्परेचर आता है वो आता है T0 भी, ठीक। लेकिन अगर मैं इसका दूसरा वाला सॉल्यूशन वाला हिस्सा देखूं तो वहां पर ये गिर गया। अब हमने क्या किया, हमने इसको उठाया, लेकिन उसके उठाने पर टेम्परेचर बढ़ गया दोबारा वही बॉइलिंग पॉइंट अचीव करने के लिए, और वो टेम्परेचर है टीबी, और ये है आपका डेल्टा टीबी, ठीक। एक तो इस बॉइलिंग पॉइंट की बात को समझो। इसी तरीके से मैं इसको फ्रीजिंग पॉइंट में समझाऊंगा, पूरा का पूरा कॉपी कर रहा हूं, बस ये डेल्टा टीबी वाली बातें नहीं उठा रहा। देखते हैं अगर ये कॉपी हो जाता है तो। अब नई चीज क्या आई है यहाँ पे, यहाँ पे नई चीज आई है, ये लाइन। यहां हम देखेंगे सॉलिड कब बनता है, तो उसके लिए हमने एक लाइन ड्रॉ की ये। तो अगर हम बात करें प्योर सॉल्वेंट के लिए तो वो यहां सॉलिड बन रहा था, और सॉल्यूशन के लिए वो यहां सॉलिड बन रहा है। डिफरेंस देखो दोनों में, और ये है आपका डेल्टा टी बी। तो डेल्टा टी बी इस बार उल्टा है, टी बी माइनस T0 बी। चेक करो, ठीक है। तो ये दो ग्राफ हो गए आपके। अच्छा, ऑस्मोसिस की बात बता दी, ऑस्मोसिस बाकी से अच्छा है, ठीक है। अब बात आती है आपकी वेंट हॉफ फैक्टर की। वेंट हॉफ फैक्टर कहता क्या है और क्या चीज चाहता है आपसे। वेंट हॉफ फैक्टर आई से नोट किया जाता है, इसकी तीन चीजें हैं, मैं आपको एनसीईआरटी में दिखाता हूं। देखिए, पहला है वेंट हॉफ फैक्टर, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। मैं सबसे ज्यादा ये लगाता हूं, इससे काम बन जाता है। दूसरा है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और तीसरा है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और बिफोर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन कितने थे और बिफोर डिसोसिएशन कितने थे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले, ये तीनों वेंट हॉफ फैक्टर के फॉर्मूले। अब बात आती है वेंट हॉफ फैक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, तो उसके लिए हम बात करेंगे। वेंट हॉफ फैक्टर के तीन फॉर्मूले बता दिए, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, इसको डैश से दिखा रहा हूं, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और बिफोर डिसोसिएशन कितने थे और आफ्टर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन कितने थे और आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन कितने। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं वेंट ऑफ फैक्टर की जरूरत क्यों पड़ी। हमने निकाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिससे हम मॉलिक्यूलर मास पता लगा पाए सॉल्यूट का, उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रिलेशन से। लेकिन मास आया एबनॉर्मल। हम निकालने जा रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड का मास, वो आना चाहिए था 44, वो आया 22। अच्छा, वो एबनॉर्मेलिटी के साथ एक रिलेशन भी रख रहा था, या तो हाफ आ रहा था या डबल आ रहा था, ट्रिपल आ रहा था। तो हमने कहा ये एबनॉर्मेलिटी क्यों आ रही है, ऐसा क्या हो रहा है। तो उसका कॉज क्या निकला, कॉज निकला डिसोसिएशन और एसोसिएशन। या तो वो मॉलिक्यूल टूट रहा था या वो मॉलिक्यूल जुड़ रहा था। उसी को हमने वेंट ऑफ फैक्टर से समझाना शुरू किया। अब मान लो कोई कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, जैसे NaCl। NaCl पानी में जाते ही Na और Cl में टूट गया, तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर 2 आएगा, आसान सी बात है। अब मान लो कोई है AlCl3, ये 50% डिसोसिएट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये आधा डिसोसिएट हुआ। इसका वेंट ऑफ फैक्टर आ कितना आ रहा है, एक क्लोरीन एक एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन 4 आ रहा है, और 4 का 50% कितना हो जाएगा, 2। तो ये इसका वेंट ऑफ फैक्टर बैठ गया। पहला ये आया, दूसरा ये आया, तीसरा केस
मान लो कोई ऐसा हो FeCN6K4, तो क्या करोगे, ये डिसोसिएट नहीं होता, जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, 4 K होंगे और एक होगा FeCN। अब ये दोनों के दोनों हो गए 5, तो 5 आपका कोलिगेटिव वेंट ऑफ फैक्टर है। अब आप इसका जितना मर्जी करो, मान लो 20% कहता है, तो 20% ऑफ 5 कर लो। वो कहता है 10% टूटा था, तो 10% ऑफ 5 कर लो। तो ये वेंट ऑफ फैक्टर सीधा निकालने का तरीका है। और अगर वेंट ऑफ फैक्टर में कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि वो किसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकलवाना चाहे आपसे वेंट ऑफ फैक्टर, तो उसको भी देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है जैसे 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसोसिएट इन 25 ग्राम ऑफ, पहले चीजें देखो क्या क्या, 2 ग्राम बेंजोइक एसिड के हैं जो 25 ग्राम बेंजीन में डिसोसिएट कर रहे हैं और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिखा रहे हैं 1.62 K का। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है 4.9 का। व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म डाइमर, अगर वो डाइमर बना रहा है इन द सोल्यूशन। ठीक है, हो जाएगा। पहले यहां से हमने गिवन उठा लिए, देखो यहां पर क्या क्या चीजें गिवन थी आपको। गिवन मास था सॉल्यूट का, गिवन मास था सॉल्वेंट का, मॉलिक्यूलर मास था सॉल्यूट का, बेंजीन है तो मॉलिक्यूलर मास पता है हमें सॉल्वेंट का भी। यहाँ पे इसका आता है 122 ग्राम, इस बेंजीन का होता है 78 ग्राम। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है आपको 1.62 ग्राम के। ठीक है, अब मैंने एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास निकाला, वो होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई में के एफ डिवाइड बाय डेल्टा टी एफ। के एफ उसने दे रखा है मुझे 4.9। ठीक, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। देखो, के एफ के बारे में ध्यान देते हैं हम यहाँ पर, यहाँ पे केबी, केबी को हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, या एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट, या एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये 3 नाम है इसके। ठीक है, ये होता क्या है, यहां देखो, here m molality is the number of moles of solute in 1 kg of solvent and constant of proportionality kb is called boiling point elevation constant और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एब्लोस्कोपिक एलिवेशन कांस्टेंट, और इसकी यूनिट है ये। जल्दी से इस पेज को फ्रीज करके एक बार पढ़ लो, पूरा एनसीईआरटी है। ठीक है, इसी तरीके से हम पढ़ेंगे के बी, के बी पढ़ा है, के एफ पढ़ेंगे, के एफ इसे हम कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। ठीक है, जल्दी से इसको पढ़ो फिर आगे चलते हैं। आ जाओ वापस क्वेश्चन पे। तो यहां पे हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई थी। अब वो कहता है आपने ये मान निकाल लिया, कैलकुलेटेड या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो पता था हमें डिवाइड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो वेंट ऑफ फैक्टर तो हमारा आ गया, एक कम हुआ है अभी। ठीक, अब वेंट ऑफ फैक्टर आ गया, एक काम हो गया। दूसरा काम क्या है हमारा, वेंट ऑफ फैक्टर में हमने किया क्या है, हमने एसोसिएशन किया है CH3COH का, इसके 2 मॉलिक्यूल लेके डाइमर बनाया है क्वेश्चन के हिसाब से। जब एसोसिएशन होता है, इस 2 को उठा के उधर ले जाओ, तो बन जाएगा आपका CH3COOH, दे रहा है आपको हाफ CH3COOH होल ट्वाइस। तो यहां पे बेटा आपका लगेगा
1, इनिशियली वही 1 लेना, ये 0, 1 में से गया अल्फा, यहाँ हाफ अल्फा, तो आपका वेंट ऑफ फैक्टर जो आया वो आया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय 1। तो वेंट ऑफ फैक्टर आ गया आपका 1 प्लस अल्फा बाय 2। ठीक, अच्छा, ये आपका एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। तो अगर वो पूछता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या है, तो आप इस वेंट ऑफ फैक्टर को यानी कि 1 प्लस अल्फा बाय 2 को इक्वेट कर दोगे एम बी बाय एम बी डैश से और अल्फा आ जाएगा। ठीक, यही इस क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ, अच्छा परसेंटेज निकालना हो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, तो जो भी आपका अल्फा आया उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो गया। अगला क्वेश्चन उठाते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। यहाँ पे 6 ml दे रखा है आपका एसिटिक एसिड। अरे पीछे बेंजोइक एसिड था बेटा, इस वाले क्वेश्चन में मैंने एसिटिक एसिड लिख दिया, इसमें बेंजोइक एसिड था C6H5COOH। ठीक है, अब आगे चलो। अब एसिडिक एसिड जिसकी डेंसिटी है इतनी, वो डिसॉल्व किया जाता है 1 लीटर में। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसका वो इतना है। कैलकुलेट करो वेंट ऑफ फैक्टर और डिसोसिएशन। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो यहां पे आपका वॉल्यूम है 0.6 ml। अच्छा, और डेंसिटी है 1.06 ग्राम पर ml। तो गिवन मास कितना हो गया? डेंसिटी होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इस बार वो गिवन मास आपसे निकलवा रहा है, कोई बहुत नया काम नहीं है। 1 लीटर वाटर का मतलब समझ लो। 1 लीटर वाटर का मतलब होता है 55.5 मोल। ठीक है, एक बात याद रखोगे, तो हाफ लीटर का हो जाएगा इसका आधा। अब वो कहता है द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड फॉर दिस स्ट्रेंथ इज इतनी। अच्छा, डेल्टा टी एफ कितना आपका? डेल्टा टी एफ है 0.20025। ये डेल्टा टी एफ है। कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर निकाल देंगे। डेल्टा टी एफ आपको दे रखा है, आपको गिवन मास दे रखा है। पहले आप मॉलिक्यूलर मास निकालो। मॉलिक्यूलर मास होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, निकाल चुके हम। गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट 1 लीटर के लिए हम 1000 ग्राम ले लेंगे। 1 लीटर पानी जो होता है उसके लिए 1000 ग्राम। आगे डेल्टा टी एफ और ऊपर के एफ मल्टीप्लाई में 1000। ठीक, आ गया। अब हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ गया। और कोई चीज? अब वेंट ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे? नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ये आया, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, वेंट ऑफ फैक्टर आ गया। अच्छा ध्यान रखना, डिसोसिएशन में और एसोसिएशन में वेंट ऑफ फैक्टर आपका अलग अलग आता है, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो, डिसोसिएशन में वेंट ऑफ फैक्टर 1 प्लस समथिंग होता है, यानी कि 1 से ज्यादा आता है। एसोसिएशन में 1 माइनस समथिंग होता है, मतलब 1 से कम आता है। मैं यहां लिख देता हूं, वेंट ऑफ फैक्टर डिसोसिएशन का 1 से कम आता है, एसोसिएशन का 1 मिनट 1 से ज्यादा आता है। 1 से कम आता है। ठीक है, और अगर वेंट ऑफ फैक्टर 1 है तो ना डिसोसिएशन हुआ है ना एसोसिएशन हुआ है। ठीक है, आ जाओ वापस क्वेश्चन पे। लगा दिया हमने वेंट ऑफ फैक्टर एम बी बाई एम बी डैश, ये हो गया आपका। अब
यहाँ से जो वेंट ऑफ फैक्टर आया उसके लिए फॉर्मूला लगाया हमने CH3 COOH और उसे डिसोसिएट कर दिया CH3 COO माइनस और H प्लस में 1 0 0 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, चाहो तो इसमें C भी लगा लो, C1 माइनस अल्फा। C है यहाँ पे कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स भी हमारे पास, वॉल्यूम भी हमारे पास। 1 लीटर पानी का वॉल्यूम लेंगे और 6 ml दूसरे वाले का, तो 1006 ml हो जाएगा। अब हमने निकाला वेंट ऑफ फैक्टर का, जो पहले निकाला था और जो अब निकाला है। अब वेंट ऑफ फैक्टर निकला 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1, ठीक है, किसमें, डिसोसिएशन में। और मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया, डिसोसिएशन में लेस देन 1, एसोसिएशन में ग्रेटर देन 1। अब ठीक है, और ये किसके बराबर है, एम बी डैश बाय एम बी, ठीक है। यहाँ से आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गई। फिर केसी क्या होता है, केसी होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है सी अल्फा C1 माइनस अल्फा। हम 1 माइनस अल्फा को निग्लेक्ट करके इसको बोल देते हैं C अल्फा स्क्वायर। अब केसी आ जाएगा, यही मांगा था उसने क्वेश्चन में, ठीक है। आखिरी में ये मांगा था वेंट ऑफ फैक्टर निकालो, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड निकालो, हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके जो प्रीवियस ईयर आए हैं एबनॉर्मेलिटी के। देखो, पहला वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, दूसरा वेंट ऑफ फैक्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन के लिए क्या होता है, ठीक है। आंसर चेक करते हैं। आंसर देखो, वेंट ऑफ फैक्टर इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वही वाली बात है जो हमने बताई थी, वो 3 स्टेटमेंट जो दिखाई थी उसमें से एक इसने डेफिनेशन बना दी। अब चेक कर लो इसको चेक करो, अभी याद करो। वो कहता है वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है डिसोसिएशन के लिए और क्या होता है एसोसिएशन के लिए, इसको चेक करो और याद करो, ठीक। अब दोबारा क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। देखो, अब वो कह रहा है मान लो कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस Na2SO4.10H2O 1 kg के लिए, ठीक है। अब एक बात बताओ, KF उसने दे रखा है, तो हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला लगाएंगे। वो तुमसे क्या मांग रहा है, कैलकुलेट करो एक्सपेक्टेड फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF कैलकुलेट करो, ठीक है। डेल्टा TF के लिए हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF मल्टीप्लाई में मोलैलिटी। मोलैलिटी होता है ये रहा, मोलैलिटी होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 1000। अब तुम्हारे पास 6 ग्राम दे रखा है, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास हम निकाल लेंगे, क्या है आपकी चीज, Na2SO4.10H2 और सॉल्वेंट का मास दे रखा है। बस यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर कमी थी, वेंट ऑफ फैक्टर हम कैसे निकालेंगे इसका, अगर ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो उसमें 2 तो सोडियम का आएगा, 1 सल्फर का आएगा, 3 हो गया इसका वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। आंसर चेक करें एक बारी, देखो अब इसका आंसर चेक करो। पहले इसने मॉलिक्यूलर मास निकाला, ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर 3 निकाला क्योंकि इसके अंदर 3 आयन आयन डिसोसिएट हो गए, ठीक है। फिर ये वैल्यू लगाई, चलिए जल्दी से इसको देख लीजिए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ये रहा is heated to its boiling point. The solution has the boiling point इतना, determine the Ventov factor। अब Ventov factor मतलब आई निकालना है, ठीक है। 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन दे रखा है आपको, ठीक है, CCH3COOH, इसको डिसोसिएट कर देंगे हम, ठीक है। अगर हम इसको डिसोसिएट करते हैं तो हमें मिलेगा CCl3COO माइनस और H प्लस। अब इसका आंसर देखते हैं। देखो, वो कह रहा है मोलैलिटी दे रखी है, हाँ जी,
डेल्टा टी भी दे रखा है, हाँ जी। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी बी आई के बी एम, आई आ गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन को समझो, आंसर को रोको, नोट करो, फिर आगे चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। What is Ventov factor? What possible value can it if the solute molecules undergo dissociation? उसकी वैल्यू क्या हो सकती है अगर वो टूटता है? ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, I इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा। कैसे आई, मान लो ये एक चीज है जो डिसोसिएट करी a प्लस बी माइनस में, 1 0 0, 1 में से गया अल्फा अल्फा अल्फा, तो वेंटॉफ फैक्टर कितना आया, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइड बाय 1, तो ये तो कट गया, तो ये 1 प्लस अल्फा आ गया। ठीक है, अब नीचे वाला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विच, ठीक है, वाज डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, एज्यूम MgCl2 अंडरगो कंप्लीट आयनाइजेशन। यहां बोलते ही इसका वेंटॉफ फैक्टर 3 हो गया, और क्वेश्चन है डेल्टा टीएफ के लिए, तो डेल्टा टीएफ होता है के एफ मल्टीप्लाई में एम, यहां पर आई लग जाएगा और क्वेश्चन हो जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये होती है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हम कहते हैं पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाय पी नॉट ए इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मल्टीप्लाई में आई, एक फॉर्मूला। एक आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, के बी एम, दूसरा फॉर्मूला उसके आगे वेंटॉफ फैक्टर लगा दो, के एफ मल्टीप्लाई में एम, उसके आगे वेंटॉफ फैक्टर लगा दो, पाई इज इक्वल्स टू एम आर टी, तो उसके आगे वेंटॉफ फैक्टर लगा दो। तो ये आपकी मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गई है। इन चारों को देखो, बस मैंने वेंटॉफ फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, वापस आ जाओ। When 2.5 ग्राम ऑफ सल्फर was dissolved in 100 ग्राम ऑफ CS2, ठीक है, द फ्रीजिंग पॉइंट लोअर्ड बाय दिस। अब यहाँ पर देखो गिवन मास दे रखा है एक का, दूसरे का, और डेल्टा टीएफ दे रखा है, कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ S8। अच्छा, वो आपसे मांग रहा है कि फॉर्मूला क्या होगा उस S8 का, वो जो जुड़े हैं, वो जुड़कर क्या बने, वो सल्फर जो था वो कितने एसोसिएट हुए, तो यानी कि आपसे वेंटॉफ फैक्टर मांग रहा हो फिर से। आइए इसका आंसर देखते हैं। वेंटॉफ फैक्टर बता दिया था, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 97। ये देखिए, तो वो कहता है अगर हम डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला लगाते हैं तो वो आता है ये कर रखा है हमने। ठीक, दूसरी बात, इससे हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास आया 256। ठीक है, वेंटॉफ फैक्टर क्या होता है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ पर आपका नंबर आ गया 8। तो आपके पास सल्फर का फॉर्मूला क्या होगा, S8। बहुत अच्छा और आसान क्वेश्चन है, जल्दी से देख लो कि सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके मैं क्वेश्चंस इसलिए करा रहा हूँ बेटा इतने, क्योंकि वेंटॉफ फैक्टर में ही आपके ज़्यादातर डाउट पूछे गए हैं बच्चों से। ये सेम है, ये सेम है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर पे आ गया क्वेश्चन, देखो डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ठीक है, हमारे को वही फॉर्मूला पता है ऑस्मोटिक प्रेशर का, पाई इज इक्वल्स टू आई एम आई, एक मिनट, मोलैरिटी आर टी। अब तुम्हारे पास प्रिपेयर डिजॉल्विंग इतना ग्राम ऑफ K2SO4, ठीक है, मोलैरिटी निकालनी है, वो था गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम।
गिवन मास दे रखा है सॉल्यूट का, मॉलिक्यूलर मास K2SO4 से निकाल लूंगा, वॉल्यूम इससे निकाल लूंगा, एज्यूमिंग दैट कंप्लीटली डिसोसिएट। K2SO4 अगर आपका कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा तो उसके अंदर 2 K आयन आएंगे और एक सल्फेट आयन आएगा, ठीक, और वेंटो फैक्टर बन जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर दो। मोलैलिटी निकालनी आपको आती है, R और T आपको दे रखा है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब ये मैंने आपको इसमें काफी क्वेश्चन करा दिए हैं वेंटो फैक्टर से रिलेटेड। इसके अलावा भी जो आते हैं मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अभी आपका वेंटो फैक्टर टॉपिक, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टॉपिक और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुए। राधे राधे।